हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी हिंदी की क्लास चल रही थी, काफ़ी टाइम से 7-8 दिन 6-7 दिन हो चुके हैं जो कि क्लासेस नहीं हो पाई थी किसी वजह से। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं। जो कि हमने लास्ट क्लास में जो 27 क्लास थी उसमें हमने वाक्य चल रहे थे, जो साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, वाक्य मैंने 3 आधार पर बताए थे: अर्थ के आधार पर वाक्य, संरचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य और क्रिया के आधार पर वाक्य। तो जो संरचना या रूप के आधार पर जो वाक्य होते 3 प्रकार के होते थे: सरल वाक्य या साधारण वाक्य जो होते थे, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आज हम और अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते थे 8 प्रकार के होते थे। आज हम बात करेंगे क्रिया के आधार पर वाक्य, जो कि 3 प्रकार के होते हैं: कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। इन्हीं को वाच्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे आज किसकी? क्रिया के आधार पर वाक्य है। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं आज, जो कि क्लास नंबर 28 है। क्लास शुरू करने से एक बार जो देश के वीर जवान हैं उनके लिए दिल से सैल्यूट, दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत। शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं लिखता हूं आपको, क्या, एक सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों क्या लिखेंगे हम? क्रिया के आधार पर वाक्य। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3। ठीक है, क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। अच्छा, एक नोट पॉइंट करके लिख लेना यहाँ पे, इन्हीं को वाच्य कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को वाच्य कहा जाता है। अगर मैं बात करूं क्रिया के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। नंबर 1, पहला हेडिंग डालेंगे हम, क्या? कर्तृवाच्य। क्या दोस्तों? कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य है क्या? तो दोस्तों इसके नाम में छुपा है कर्तृ मतलब कर्ता, है ना, जो कर्ता से बना है। या हम जो वाच्य में आपको थोड़ी सी 1-2 सेकंड की एक इसकी थ्योरी बता दूं पूरी, कि वाच्य में हम करते क्या है। वाच्य में हम जो करते हैं वो देखते हैं कि क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार है। अगर क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार होगा तो कर्तृवाच्य होगा। क्रिया का लिंग व वचन कर्म के अनुसार होगा तो कर्म वाक्य होगा या कर्मवाच्य होगा। इसी को कर्मणि वाच्य भी बोलते थे। ठीक है, अगर क्रिया का लिंग ना ही कर्म के अनुसार ना ही कर्ता के अनुसार हो तो वो कौन से में होगा वाच्य? वो होगा भाववाच्य, क्योंकि वहां पर वाच्य लिया जाएगा। हम इसको तीनों के तीनों बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हेडिंग डाल दीजिएगा आप, कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य क्या है, लिखिए जरा थोड़ा सा। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार बदलता या परिवर्तित होता है। ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार बदलता या परिवर्तित होता है कर्तृवाच्य कहलाते हैं। ठीक है, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि इसकी जो क्रिया होगी उस पर किसका प्रभाव होगा? किसका? कर्ता का। ठीक है, अगर मैं उदाहरण की बात करूं आपके सामने, उदाहरण की, तो उदाहरण क्या हो जाएंगे? जैसे मैंने लिखा आपके सामने कि राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। अब हमें चेक कैसे करना है कि क्रिया का जो लिंग वचन है वो किसके अनुसार है? तो दोस्तों मुझे बताओ, क्रिया कैसे लिखता है? कैसी क्रिया है? पुल्लिंग क्रिया है। बट यहां पे देखो क्या है, राम भी पुल्लिंग है। ठीक है,
और यह पत्र क्या है, पत्र भी पुल्लिंग है। अब हमें इससे मतलब नहीं कि पुल्लिंग अगर कर्ता हो तो पुल्लिंग ही होगी, बट अगर हम कर्ता का लिंग चेंज कर देते हैं तो क्रिया का लिंग भी अपने आप चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा, देखो देखो इधर, अगर राम क्या पुल्लिंग, राम की जगह मैंने क्या कर दिया, सीता कर दी, ठीक है। सीता क्या होती है, स्त्रीलिंग। अब सीता पत्र लिखता है, नहीं, सीता पत्र लिखती है, इसकी जगह भी क्या लिखना पड़ेगा हमें, लिखती है। तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया कि अगर मैंने कर्ता का लिंग परिवर्तित करा तो क्रिया का लिंग अपने आप परिवर्तित हो गया। इसका मतलब क्या चलता है, आप इसको कर दो, पत्र है, पत्र की जगह आप किताब लिख दो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राम किताब लिखता है क्योंकि किताब स्त्रीलिंग होता है, पत्र क्या होता है, पुल्लिंग होता है, तो राम पत्र लिखता है, पुल्लिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राम किताब लिखता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्रिया पे। बट क्रिया पे अगर हम कर्ता का लिंग परिवर्तित कर दें तो क्रिया का लिंग अपने आप ही परिवर्तित होता है। इसको कहते हैं कि ऐसे वाक्य जिसकी क्रिया पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। समझ में आ गया कैसे करें, कैसे चेक करना है कि किसका प्रभाव है। आप कर्ता के लिंग को परिवर्तित कीजिए, अगर कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो रही है तो वहां पर कर्तृवाच्य होगा। आप कर्म के लिंग को चेंज कीजिए, अगर कर्म के लिंग के अनुसार क्रिया चेंज हो रही है तो आप कर्मणी वाच्य होगा। अगर दोनों के अनुसार ही चेंज नहीं हो रही तो वहां पर भाववाच्य होगा। देखो जरा, ठीक है, राम पत्र लिखता है, हो गया। एक उदाहरण और ले लेते हैं, दूसरा क्या कि हम ले लेते हैं क्या, सीता गांव जाती है, सीता गांव जाती है। अब सीता क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक है, गांव क्या पुल्लिंग, और क्रिया क्या हमारी, स्त्रीलिंग। अब दोस्तों ये देखो, अगर मैंने सीता का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग, अगर मैंने सीता की जगह राम रख दिया तो क्या हो गया, ये राम तो पुल्लिंग है। अब देखो, राम गांव जाती है, नहीं, राम गांव जाता है, राम गांव जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जाता है, मतलब इसका भी लिंग क्या करना पड़ेगा, पुल्लिंग करना पड़ेगा। इसलिए हम समझ सकते हैं कि जहां पर क्रिया पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है वहां कर्तृवाच्य होता है। क्लियर है दोनों उदाहरण, ठीक है। आप कर्म का लिंग चेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। तो जहां पर आपको देखना है कि क्रिया पर प्रभाव किसका पड़ रहा है, वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा कर्तृवाच्य, ठीक है। अगली बात करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप मेरे साथ साथ नोट करके चलिएगा दोस्तों। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसी पर मैं आपको वोकैब कराने वाला हूँ, आज से ही शुरू करूंगा, ठीक है, आज से ही शुरू कर देंगे वोकैब। 10 वोकैब नहीं, साहित्य 10 रचनाएं डेली की शुरू करने वाले, ठीक है। तो बात करते हैं आगे किसकी, कर्म वाच्य। अब दोस्तों कर्म वाच्य क्या होता है, अब दोस्तों इसके नाम में ही छुपा है, इसका जो मीनिंग है इसके नाम में छुपा है, क्या, कर्म वाच्य, मतलब कर्म का प्रभाव पड़ेगा क्रिया पर, है ना। तो ऐसे वाक्य जिसकी क्रिया पर या ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे वाक्य जिसकी क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित होती है, कर्मवाच्य कहलाते हैं। मतलब जिसकी जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार चेंज होगी, कर्म के अनुसार, तो वहां पर क्या कहलाएंगे हमारे, कर्मवाच्य। अगर दोस्तों मैं इसके उदाहरण की बात करूं, ठीक है, जैसे उपन्यास मेरे द्वारा लिखा जाता है, या ऐसा बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं क्या, छात्रों ने निबंध लिख लिए, है ना, छात्रों ने निबंध लिख दिए। या फिर मैं एक चीज और बात करूं, जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है ना, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। देखो इधर,
उदाहरण की बात करें तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब दोस्तों इसमें करता क्या राम, कर्म क्या है पुस्तक, और पढ़ी जाती है क्या मतलब क्रिया। तो दोस्तों मुझे बताओ पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, और राम क्या है, पुल्लिंग है। अब यहाँ पे आप इसको चेंज कर दीजिए, किसको, राम का लिंग चेंज कर दीजिए, मतलब कर्ता का लिंग चेंज कर दीजिए। मैंने लिख दिया कर्ता में क्या, सीता, तो सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाकी ठीक है, फिर भी अगर मैंने कर्ता का लिंग चेंज कर दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, ठीक है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर दोस्तों मैंने इस पुस्तक की जगह इसका स्त्रीलिंग लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया मैंने अखबार। अखबार क्या होता है, पुल्लिंग। अब इसका लिंग क्या है, पुल्लिंग। अब राम के द्वारा अखबार पढ़ी जाती है, नहीं, राम के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। अगर हम कर्म का लिंग चेंज कर रहे हैं तो क्रिया का लिंग भी चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्रिया का प्रभाव किस पर है, क्रिया का प्रभाव, क्रिया पर जो प्रभाव है वो किसका है, कर्म का, इसलिए वाक्य कैसा होगा, कर्म वाच्य होगा। ठीक है। अगर बात करूं उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ा गया, अगर मैं दूसरे की बात करूं, उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ा गया। ठीक है। अब दोस्तों उपन्यास क्या है, कर्म, उपन्यास ही तो है कर्म। ठीक है। अब मैं अगर उपन्यास कैसा है हमारा, पुल्लिंग, उपन्यास कैसा है, पुल्लिंग। अगर मैं देखो दोस्तों यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्या, क्योंकि कर्ता क्या है, मेरे द्वारा, मैं करता हूं, ना कि उपन्यास। उपन्यास क्या है, कर्म। अगर मैं कर्म का लिंग चेंज कर दूं, उपन्यास की जगह क्या कर दूं, उपन्यास क्या पुल्लिंग, गीता क्या है, गीता, गीता मतलब नाम नहीं है किसी का, गीता क्या है, जो हम धार्मिक हमारी जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उस गीता की बात कर रहा हूं। तो गीता क्या हो जाएगी हमारी स्त्रीलिंग। अगर मैंने कर्म को स्त्रीलिंग करा तो देखो गीता मेरे द्वारा पढ़ा गया, नहीं, गीता मेरे द्वारा पढ़ी गई, गीता मेरे द्वारा पढ़ी गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कर्म का लिंग चेंज कर रहे हैं तो क्या, क्रिया का लिंग भी चेंज होगा। दोस्तों मैं फिर बता दूं, ये क्या है, कर्म है। ठीक है। ये क्या है, कर्ता। कभी कंफ्यूज हो जाओ कि पहले क्या आ गया। ठीक है। तो दोस्तों अगर कर्म के अनुसार क्रिया चेंज हो रही है तो वहां पर होगा कर्मवाच्य। दोनों वाच्य के लिए ना, अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा जरूर। ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है आउटलाइन क्लासेस के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इससे संबंधित जो भी मटेरियल होता है, कोई वैकेंसी की न्यूज होती है, कुछ भी होती है सिर्फ स्टडी रिलेटेड, ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आउटलाइन क्लासेस के नाम से वही चैनल है। ठीक है दोस्तों, तो आगे आपकी मर्जी है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों इसको। अगर एक बार आप अपने स्टेटस पर इसको लगा सकते हैं, मेरे लिए एक टाइम निकाल के 2 सेकंड का, तो प्लीज इसको लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं किसकी, भाववाच्य की। तो दोस्तों अब 2 हमने वाच्य क्लियर कर दिए, दोनों में किसी को डाउट नहीं होगा बिल्कुल भी। अब बात करते हैं भाववाच्य की। किसकी दोस्तों, भाववाच्य की। अब भाववाच्य क्या होगा दोस्तों, आपको भाववाच्य के नाम में देखो पता चल गया, भाववाच्य है। भाव का मतलब इसमें किसकी प्रधानता होगी, भाव की। कर्मवाच्य में मतलब कर्म की प्रधानता होगी, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी। हम बात कर रहे हैं भाववाच्य की। भाववाच्य क्या होगा, भाव की प्रधानता, जहां पर क्रिया का लिंग व वचन ना ही कर्ता के अनुसार ना ही कर्म के अनुसार बदले, वहां पर क्या होगा, भाववाच्य होगा। ठीक है। अब देखो मैं लिखता हूं इस पर, ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया का लिंग व वचन कर्म व कर्ता दोनों के अनुसार ही परिवर्तित न हो वे
भाववाच्य कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया का लिंग व वचन, कर्म व कर्ता दोनों के अनुसार ही न परिवर्तित हो, वो क्या होंगे? भाववाच्य। ठीक है, जिसकी क्रिया पर प्रभाव नहीं कर्म का पड़े नहीं कर्ता का पड़े, तो ऐसे वाक्य किस में होंगे? भाववाच्य में। अगर मैं उदाहरण की बात करूं, जैसे अनीता ने बैल को सींचा, है ना, या आपको लिख सकते हैं बैल को सीता, या लड़कों ने पत्र को देखा, लड़कों ने पत्रों को देखा, है ना। जैसे पहला उदाहरण लिखता हूं मैं, क्या? लड़कों ने पत्र या पत्रों को, लड़कों ने पत्रों को देखा। अब दोस्तों लड़कों क्या है? कर्ता। अब पत्र क्या है? कर्म, है ना। तो लड़कों क्या है? पुल्लिंग है। अब तुम यहाँ लड़की ने पत्र को देखा, कोई फर्क नहीं पड़ने का। आप लड़कों ने किताब को देखा, कोई फर्क नहीं पड़ने का। ये क्या है? पुल्लिंग। और ये क्या है? ये भी पुल्लिंग है। अब मैं लड़कों की जगह क्या कर दूं? लड़की कर दूं। लड़कियों ने, यहाँ पे क्या कर दूं? किताब कर दो, किताबों को। यहाँ पे क्या हो गया? ये भी स्त्रीलिंग हो गया और ये भी स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, तो दोस्तों बताओ, लड़कों ने पत्रों को देखा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लड़कियों ने किताबों को देखा, कोई फर्क पड़ा? क्रिया पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ा। जब किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ा तो क्रिया कैसी होगी फिर? भाववाच्य। तो उस पर किसकी प्रधानता? भाव की। अगर क्रिया पर नहीं कर्म का नहीं कर्ता का प्रभाव पड़े तो वहां पर क्रिया वाच्य कौन सा होगा? भाववाच्य। अगर मैं दूसरा बात करूं, अगर उदाहरण की दूसरे की बात करूं, क्या उदाहरण, क्या अंकित ने, या मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है, इधर पूरा नहीं आने का। ठीक है, देखो इधर अगर मैं बात करूं दूसरे उदाहरण की, क्या अंकित ने बैल को सींचा। ठीक है, अंकित ने बैल को सींचा। अब अंकित क्या है? पुल्लिंग। बैल क्या है? पुल्लिंग। अब मुझे बताओ, अब अंकित की जगह क्या कर दो? राधा कर दो। बैल की जगह क्या कर दो? गाय कर दो। अब देखो, अंकित ने बैल को सींचा या राधा ने बैल को सींचा, कोई फर्क पड़ा कर्ता चेंज करने पर? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। या राधा ने गाय को सींचा, कोई फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा कर्ता क्रिया पर। इसका मतलब क्रिया पर नहीं कर्म का प्रभाव है, नहीं कर्ता का प्रभाव है। तो किसका है फिर? भाव का। ठीक है, दोनों के लिए। अगर एक नोट पॉइंट करके लिखना है इसमें, क्या इसमें नोट पॉइंट करके ये लिखना है क्या कि भाववाच्य, या दोस्तों मैं इधर लिख देता हूं, है ना, इसको आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आगे लिख देता हूं। एक नोट पॉइंट लिखना है किसमें? भाववाच्य में। देखो यार, लिखो भाववाच्य में अधिकांशतः अक्षमता वाले वाक्य, भाववाच्य में अधिकांशतः अक्षमता वाले वाक्य आते हैं। अक्षमता जैसे कि हम बोलेंगे मुझसे हंसा नहीं जाता। ठीक है, मुझसे हंसा नहीं जाता। दूसरे लिखेंगे तुमसे गाया नहीं जाता। ठीक है, सब क्या है? नहीं जाता, मतलब अक्षमता है, चलने में सक्षम नहीं है। या बोलेंगे सीता से खाया नहीं जाता। ठीक है, तो तीन वाक्य कैसे हैं? अक्षमता वाले। तो याद रखना, अक्षमता वाले वाक्य सारे किस में आते हैं? भाववाच्य में। तो दोस्तों ये थे हमारे क्रिया के आधार पर वाच्य है। ठीक है,
क्रिया के आधार पर वाक्य, इन्हीं को वाच्य कहा जाता है। तो 3 प्रकार के होते थे, मैंने तीनों के तीनों प्रकार आपको डिटेल से समझा दिया है। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा जरूर, ठीक है। और दोस्तों मैं आपसे ऐसा शुरू कर रहा हूँ आज से कि जो रचनाएं हैं 10-10 रचनाएं विद ट्रिक के साथ 2 से 3 मिनट की वीडियो रहने वाली है, हद से 5 मिनट की वीडियो रहने वाली है। आपको उसमें सारी याद करा देंगे, कम से कम 400-500 रचनाएं आपको करा दूंगा याद में। क्या 5-5 मिनट की वीडियो आएगी 10-10 रचनाओं की, ठीक है। तो बात करते हैं अगली क्लास में, मिलेंगे थोड़ी देर बाद रचनाओं की। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज जाते जाते फिर एक बार दिल के जो देश के वीर जवान हैं उनके लिए दिल से सलाम, दिल से सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत।